जहाँ से प्रारंभ हुई काल गणना, जहाँ समय ने स्वयं लिया संस्कृति का रूप, पावन नगरी उज्जैनी की धरती से ये है भारत विक्रम संवाद। ये केवल एक मंच नहीं, ये है विचारों का महायज्ञ, ये है इतिहास और अभ्युदय वर्तमान का सेतु। सम्राट विक्रमादित्य की न्याय, नीति और ज्ञान परंपरा का पुनर्जागरण। यहाँ होंगे विचार, विमर्श और वैचारिक समागम, संस्कृति, साहित्य और सनातन चेतना का संगम। जब भारत अपनी जड़ों से जुड़कर भविष्य की ओर बढ़ता है, तब जन्म लेता है भारत विक्रम संवाद। भारत विक्रम श्रृंखला के इस अंक में मैं वैशाली शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम आपको परिचित कराने जा रहे हैं एक ऐसी विभूति से जिन्होंने रंगमंच को केवल कला ही नहीं बल्कि अपनी साधना समझा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी हस्ती की जो निर्देशक हैं, अभिनेता हैं और संस्कृत के रंगमंच के प्रचारक भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस अंक में। नमो नमः। नमो नमः। सर्वप्रथम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे आप राउरकेला औद्योगिक क्षेत्र से हैं, औद्योगिक शहर से हैं, इस औद्योगिक शहर में होने के बावजूद करियर के रूप में आपने कला को चुना। ये बहुत ही अहम प्रश्न है। हमें पता है कि नाट्य करके जीना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी बचपन से ही मेरे नाट्य के साथ कहीं ना कहीं से जुड़ाव था। कला मेरा बहुत पसंद था, भले ही मेरा अध्ययन जैसे भी हो, लेकिन उस समय में हमने नाट्य का मंचन किया है। लेकिन एक ऐसे समय आया जहाँ पर मैं देखा इसको जीविका बनाना बहुत ही दूरह है। उस समय में हमने सोचा कि नहीं, पहले तो हम अपना कैरियर बना लें, फिर उसके बाद नाट्य के बारे में सोचेंगे। हो सकता है मैंने एक बार ऐसे भी सोच लिया था कि ये नाट्य का पास में कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि नाट्य से मेरे को जीविका निर्वाह करना नामुमकिन नहीं है जैसे मैं सोच लिया था। बट ये शायद ऊपर वाले की मेहरबानी थी। एक ऐसे समय आया, एक्चुअली इन बिटवीन मैं अपना कैरियर लिया। मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया कॉमर्स में, उसके बाद मैनेजमेंट पढ़ा, मैनेजमेंट में अच्छी तरह पास किया। उसके बाद सर्विस शुरू किया एंड अच्छा खासा सर्विस में भी रहा। और लगभग 1989 से 2015 तक मैं नाट्य दिल्ली में रहते हुए भी NST को कभी देखा नहीं, कभी सोचा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन 2014 में किसी कारणवश मेरे को जॉब से रिलीफ लेना पड़ेगा बच्चों को पालने के लिए, और वही था मेरे लिए भगवान के एक अनदेखा आशीर्वाद, जिसके कारण मैं फिर से नाट्य जगत में प्रवेश किया। और उसके बाद जो नाट्य जगत में प्रवेश हुआ, इस समय में मैं इसको और जस्ट कहते हैं ना अमेट्योर की तरह मैं नहीं देखा। मैं बोला अगर भगवान ने ये मेरे को दिए हैं तो मैं इसको साधना बनाऊंगा, और साधना के लिए अन्वेषण करना पड़ेगा, और अन्वेषण करने के लिए अध्ययन करना पड़ेगा, और अध्ययन करने के लिए हमारे पास लाइब्रेरी है, सब कुछ अवेलेबल है, उपलब्ध है, बस हम उसको यूज़ करना है। तो मेरे को इसी तरह ही सब कुछ मिलते गया, और फिर मैं नाट्य के अंदर आया। और ऐसे एक समय आया जो कोरोना सबके लिए दूरह समय था। उस समय में मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद समय रहा। यही नाट्य जब मैं माइम करता था, उस समय मैं उड़ीसा में था, जब माइम में करता रहा, मैं एक दिन अचानक बाहर निकला और भीड़ को इकट्ठा जो हो रहे थे उसको हल्का करने के लिए मैं निकला था। और ये किसी तरह उड़ीसा का पुलिस कमिश्नर भुवनेश्वर का देख लिया, और उन्होंने मेरे को शाम को बुला लिया उनके पास। मैं तो सोचा कि गया, लेकिन वो फिर से एक ब्लेसिंग्स था डिस्गाइज में। उन्होंने मेरे को बोले कि हम जो नहीं कर पा रहे वो आप करके दिखा दिए, तो आप हमें मदद कीजिए। तो हमने पुलिस कमिश्नरेट ऑफ भुवनेश्वर कटक उनके साथ मिलके अच्छा खासा काम किए, प्रचार प्रसार किए, जैसे लोगों का साथ मंगल हो। फिर उसके बाद इसी समय में मेरे को नाट्यशास्त्र पढ़ने के लिए एक शोक मिल गया, आपका जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर से। तो वहाँ से मैंने अध्ययन किया, प्रॉपर कोर्स किया। और उसके बाद मेरे को एक मौका मिला था 2-4 साल पहले लंदन जाने के लिए। तो वहाँ देखा कि वहाँ संस्कृत का नाट्यशास्त्र अवेलेबल है, संस्कृत का गीता भागवत वहाँ पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस में है। तो हम क्यों शास्त्र को छोड़ रहे हैं? तो ये मेरा मन में आया कि मैं अभी संस्कृत का प्रचार करूँगा, संस्कृत का प्रसार होना चाहिए। और उसके लिए माध्यम क्या है?
सबसे उत्तम माध्यम है नाट्य मंचन, क्योंकि नाट्य के माध्यम में मैं 500 लोगों को इकट्ठा कर सकता हूँ। इसमें मेरा 2 फायदा होगा, नाट्य होगा, फिर लोगों का साथ आएगा। और मैं अभी देख रहा हूँ 2 साल से मैं उड़ीसा में संस्कृत नाट्य महोत्सव कर रहा हूँ, और उसमें जो लोग आते हैं वो भी टूटी फूटी संस्कृत में बोलना शुरू कर देते हैं, और वही मुझे आनंद देता है। महिषासुरमर्दिनी आपकी पहली प्रस्तुति थी, तो वो पहला संवाद, वो पहली रोशनी, इसके बारे में कुछ अनुभव आपके साझा कीजिए। हाँ, ये जो उस समय में ये था 1975 की बात है। स्कूल में पढ़ते थे, 7th क्लास में शायद पढ़ता था। हमारे स्कूल में हर साल एक नाट्य होता था, और स्पेशली उस समय हमारा उड़ीसा का जो प्रसिद्ध है गीति नाट्य, तो उसमें हम सारे बच्चे मिलके करते थे। मेरी क्लास की ही एक लड़की ने दुर्गा माता की रोल कर रही थी, और मेरे को महिषासुर का रोल दे दिया। तो उसमें जब मैं आया तो संभाषण जो मेरा था, जो मेरा संलाप था, मेरे गुरुजी जो थे स्कूल के ही टीचर थे, उन्होंने सिखाते थे, वो हमें सिखाए, बोले कि ऐसे बोलो। तो मैंने बोलना शुरू किया, तो उनको पसंद आया। अगर आप चाहेंगे सुनना तो मैं उसको सुना सकता हूँ। तो डायलॉग ये था कि महिषासुर आके बोलता है कि हे देवगण, मैं तुमको तुम्हारा इंद्रपुरी में रहने नहीं दूंगा। तो उसको गा के बता रहे हैं। उस समय में गीति नाट्य मतलब गाना ज़्यादा होता है, संलाप कम होता था। अरे देवगण करु अचिपण त्रिपुरे रखाई देवी नाही, सरी गला तुम राजभोग आउ अमृत चखाई देवी नहीं। इस तरह का गाना होता था। तो उसके बाद जैसे कोई प्रचलित गाना आता था, वो भी गाने के साथ होता था। आपस में कोई बात होता है तो वो भी ज़्यादातर गीत में उसको बताया जाता था, और संलाप भी उसमें होता था। रे रे मूर्ख देवगण, जानी ना हो महिषासुर गण, आज तुमर निस्तार नाही महिषासुर। हे माँ जगत जननी दुर्गा, माँ एकी विभत्स रूप तुमर, कंपुची शरीर मोर, देखी तुब विभत्सना। ब्रह्मांकर वाणी आजी होइला जे सत्य, विभत्सना नारी हाते होइली मोहत, विभत्सना नारी हाते होइली मोहत। ये महिषासुर का डेथ का जो लास्ट डायलॉग था ये है। वो उस समय दुर्गा माता जी त्रिशूल कर देते हैं, और वो उसको बोल के ऐसे तलवार लेके तो उस समय में एक सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात था, वो जो लड़की मेरी क्लासमेट थी, तो वो क्या किया, ऐसे डेस्क रखा है तो जहाँ पर वो शेर रहेगा, तो शेर के ऊपर वो चढ़ के त्रिशूल प्रहार करेंगे। तो पीछे एक डेस्क था, डेस्क के ऊपर एक पैर रखेंगे, एक पैर शेर के ऊपर रखेंगे, जो बच्चा शेर बना था, तो उसका ऊपर पैर जब रखे और मेरे को त्रिशूल प्रहार करने के लिए जा रहे थे, तो डेस्क हिल गया। तो उन्होंने जो त्रिशूल प्रहार किया, अभी भी मेरा निशान है यहाँ पर। उस समय आपकी उम्र क्या होगी? मैं 12 साल। 12 साल। तो क्या मैं ये सवाल कर सकती हूँ कि जैसे आपके जो टीचर थे, उन्होंने एक कला आपके अंदर देखी, क्योंकि आपने वो प्रस्तुति बहुत बखूबी निभाई उस समय जी, ये आपकी मतलब पारिवारिक रूप से आपको मिली है ये कला, या एक गॉड गिफ्ट है आपके अब ये सत्य बोला आपने, क्योंकि ये पारिवारिक देन है। ये हमारा हेरिडिटरी है। मेरे पापा स्वर्गत हमारे ध्रुवचरण सतपथी, वो मेरा डायरेक्ट गुरु नहीं होने से भी उनका प्रेरणा कहीं ना कहीं, उनका जो कला गुण है वो मेरे अंदर है। तो उन्होंने हमारा जो उड़ीसा में अपेरा होता है, उनका कभी वो जवानी में उन्होंने अपेरा में भी काम किए थे। राउरकेला स्टील प्लांट में सर्विस करने से पहले उन्होंने अपेरा में भी काम किए थे। तो उस समय में उन्होंने कर्ण, अर्जुन, इस तरह का, रामायण में आपका जो लक्ष्मण, इस तरह का चरित्र निभाते थे, जो कि मुख्य चरित्र होते थे नाट्य में। जब मेरा भी साथ शुरू हुआ महिषासुर, देखिए इस तरह का रोल मिलना ही बड़ा मुश्किल होता है। यूजुअली छोटे मोटे रोल मिल दे देते हैं, और जो उनका करीब लोग होते हैं उनको बड़े बड़े रोल दे देते हैं। लेकिन मेरे साथ कुछ विचित्र था, वो मेरे को मिल गया। अभी भी जैसे नाट्य का छोड़ दिया था, और जब मैं फिर बैक रिटर्न किया नाट्य में, दिल्ली में एक नाट्य चल रहा था, उसमें मेरे को मुख्य चरित्र मिल गया।
अभी जो मैं रिसेंटली जितने भी नाटक किया हूँ उड़ीसा में, जितने भी नाट्य किया हूँ, वेदर इट इज संस्कृत में, सॉरी उड़िया में, उसमें सारे मुख्य चरित्रों में अपने को देख के लिखता हूँ। जैसे मेरा एक नाट्य अभी रिसेंटली पिछले जुलाई में किया था, मंथन अपराजय भीष्म। मेरा हर नाट्य का नामकरण जो होता है इस तरह का होता है, मंथन अपराजय भीष्म, चंद्रभागा अतुल्य कोणार्क का इतिहास, जयदेव श्री गीत गोविंद। ये जयदेव हो या चंद्रभागा का जो मुख्य चरित्र उसमें होता है राजा नरसिंह देव, जिन्होंने सूर्य मंदिर बनाए थे, या भीष्म, मंथन का भीष्म, ये सब मैं ही हूँ। लेकिन अभी के समय में मैं कोशिश करता हूँ कि ये चरित्र मैं दूसरे से निकालूं ताकि और कलाकार बने, क्योंकि अगर मैं ही सब कुछ करूँ, मैं ही लिखूंगा, मैं ही एक्टिंग करूंगा, मैं ही हीरो बनूंगा या मुख्य चरित्र में रहूंगा, फिर तो मैं कलाकार सृष्टि नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मैं हमेशा आजकल चांस दे रहा हूँ ताकि दूसरे बच्चे करें, मैं उनको गाइड करूँ, और ऐसे भी हो रहा है। और जो संस्कृत नाट्य है, अभी तक मेरा निर्देशन मेरा रहता है, सहयोग हमेशा रहता है, क्योंकि मैं संस्कृत पढ़ा हुआ हूँ, संस्कृत जानता हूँ, समझ सकता हूँ। बोलने में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन काफ़ी हद तक मैं उसको हजम कर चुका हूँ, अपने अंदर समा चुका हूँ। इस कारण मैं उसको संभाल लेता हूँ। और इसमें मैं हमेशा धन्यवाद दूंगा प्रोफेसरों का, जो संस्कृत महान विद्वान हैं, उनका आशीर्वाद मुझे मिल जाता है, और उनको लेके मैं उसको जो उसका ट्रांसलेशन होता है उसको मतलब मैं समझ जाता हूँ। वो मेरे को समझा देते हैं कि ये डायलॉग का मतलब ये होता है, जहाँ पर मैं नहीं समझ पाता हूँ। मुख्यतः मैं समझ जाता हूँ, पढ़ लेता हूँ। संस्कृत पढ़ने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि देवनागरी में है, स्क्रिप्ट जो है देवनागरी है, तो संस्कृत पढ़ लेता हूँ। जहाँ जहाँ जो शब्द के ऊपर मेरा डाउट होता है, उनसे मैं सलाह सुथरा करके उनसे समझ लेता हूँ। और उसका भाव देखिए, नाट्य में क्या होता है, भाव और रस, ये दोनों चीज़ होना चाहिए। अभिनय अपने आप पीछे आएगा। अभिनय तब करेंगे जब आपने अभी इस समय में मैं कौन सी मूड में हूँ। अगर मेरा अंदर भय है तो नेचुरली जब मैं डरा तो ये भय तो शुरू हो ही गया है। अगर मेरा विभत्स है, अगर हास्य है अगर श्रृंगार है, और अगर वीर रस है, तो नेचुरली सीना 56 हो जाएगा, भले 34 का हो, लेकिन 56 तो उस समय बन ही जाता है। तो भाव को पहले उसको ग्रहण करना पड़ेगा। जैसे भाव आता है तो भाव के साथ साथ आपके अंदर वो उसके पीछे जो व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव, ये सब भाव होते हैं नाट्य शास्त्र के अंदर। तो ये सब भाव उसके साथ साथ घूमते हैं, और उसी हिसाब से चरित्र अपना। एक चीज़ है कि निर्देशक को समझना चाहिए कि पहले वो समझे उस नाट्य का जो कथा वस्तु है वो समझे पहले, उसके बाद वो जिससे करवा रहा है उसको समझाए। जब तक चरित्र का वो जो डायरेक्टली आपका अंदर प्रवेश ना करता है, तब तक किसी को कितने बड़े कलाकार भी हो, उसको अभिनय करने में दिक्कत है। तो इसलिए पहले उस चरित्र को अपना शरीर में लेना पड़ेगा। मैं भले 6 फुट का हाइट है और मेरा सीना टोटल 28 है, लेकिन मैं अगर यमराज का अभिनय कर रहा हूँ, मेरे अंदर वो भाव आना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली मैं फूल जाऊँगा। और वो ऐसे फूलेगा कि कोई कदर्स नहीं होगा, वो अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ को पहले भाव होना चाहिए, क्योंकि नाट्य शास्त्र एक बहुत विशाल वृक्ष की तरह है, बट वृक्ष की तरह। वो उसके अंदर आपका अभिनय 4 भेद जो अभिनय का है, वो 4 आंगिक, वाचिक, आपका आहार्य एंड सात्विक, ये 4 अभिनय हैं। वाद्य प्रकरण है, भाव है, रस है, नृत्य है, उसके बाद हर चीज़ का कैसे प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति, उपस्थापना, ये सब चीज़ के बारे में दिए गए। 36 अध्याय है, 6000 श्लोक है उसके अंदर, और उसको मैं बस पढ़ा हूँ। कई हद तक मैं उसको समझने के लिए कोशिश किया हूँ। इसके ऊपर एक पुस्तक भी मैंने लिखा हूँ, संक्षिप्त नाट्य शास्त्र उड़िया में लिखा हूँ। तो इसलिए लिखा हूँ ताकि लोग तो बड़े मोटे मोटे किताब को पढ़ते नहीं हैं, ताकि कम से कम उसका जो मुख्य पॉइंट है, बिंदु है, उस बिंदु को तो जान ले। तो उसके लिए मैं, मेरे जो उड़ीसा का कलाकार हैं उनके लिए मैं लिखा हूँ, ताकि एक बार उनको नाट्य शास्त्र से कुछ अवगत होना चाहिए। दूसरी बात है, जब नाट्य शास्त्र के ऊपर हम जाते हैं तो उसका जो विधि है हम नाट्य के अंदर प्रयोग करना चाहिए। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि नाट्य में अभिनय होना चाहिए, भाव होना चाहिए। करुण भाव है तो करुण भाव भी होना चाहिए, वात्सल्य
रस में हैं, जो कि नया रस आजकल इंट्रोड्यूस हुआ है। पहले तो 8 रस था, उसके बाद भवभूति ने उसको 9 रस बना दिए, फिर अभी बाचल रस का भी इंट्रोड्यूस हो गया है। तो जब जो रस है उस रस का प्रतिपादन होना चाहिए। तब क्या होता है, जब हम अपने अंदर उस भाव को अंकुरोद्गम कराएंगे, ये पल के बढ़ के जाके दर्शकों के हृदय के अंदर जम जाएगा। तो जो दर्शक हैं वो दर्शक सुहृदय हो जाएंगे हमारे साथ। हम रोएंगे तो वो रोएंगे, हम हंसेंगे तो वो हंसेंगे, हम डरेंगे तो वो डरेंगे, हम क्रोध करेंगे तो वो भी क्रोधित हो जाएंगे। ये तभी होता है सफल, जब हम खुद पहले मंच के ऊपर जो खड़े रहते हैं वो नाट्य को समझें, चरित्र को समझें, अभिनय तब अपने आप हो जाएगा। आपकी मातृभाषा उड़िया है, लेकिन हिंदी भी आप बहुत अच्छे से मैडम इसके हैं। लिए पहले आपको धन्यवाद है। थैंक यू सो मच। मैं जानना चाहूँगी कि हिंदी और संस्कृत की तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ? ये भी बहुत ही मस्त सवाल है, क्योंकि ये सवाल जो है करोड़ों की है। और मैं आज की जो मेरा नाट्य भी है जाति के लिए है। जाति के लिए हम क्या करें? जाति मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इसके बारे में नहीं करता हूँ। मनुष्य जाति। फिर उसके बाद आता है ब्राह्मण कौन है? ठीक है, भगवान ने गीता में कहा है कि गुण कर्म विभाग है चतुर्वर्णा मया सृष्टा। ये चतुर्वर्णा कब होगा? हम जैसे आचरण करेंगे वही जात हमारा होगा, वही हमारा परिचय बन जाता है। आजकल जो हम ब्राह्मण क्षेत्र बोलते हैं ये परिचय के लिए होता है, लेकिन कर्म क्या कर रहे हैं? जब मैं ऐसे जो कहने के लिए कहते हैं ना, मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ। जो शतपथी आपने देखा तो मेरा सरनेम है। तो ये जो ब्राह्मण कुल में मैं पैदा हुआ हूँ, यज्ञ पवित्र हमने डाले हैं। उस समय में हमको हमारे जो गुरुजी होते हैं, कुल गुरु, उन्होंने हमें कहते हैं कि अध्ययन करो, अध्यापन करो, दान लो, दो, ये सारी चीज़, ब्रह्मचर्य करना है, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, ये सब चीज़ का शिक्षा दिया जाता है। लेकिन आजकल तो अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई में ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं। वो ब्राह्मण हो, वो नाई का दुकान खोल देता है, स्पा। तो यही होता है कि जब खाली किसी कुल में पैदा होने से मनुष्य ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं होता है, उसको उस धर्म को पालना करते हैं। क्योंकि मैं पहले से ही ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ और हमारा यज्ञ पवित्र हमने लिए हैं, और कुछ तो पूजा पाठ घर में होता ही है। और शुरू से बचपन से ही मेरे पापा जो थे वो शिव जी के भक्त थे, मम्मी माता जी जो थे वो दुर्गा माता की भक्त थे। तो इस तरह का हमारे घर में ये आध्यात्मवाद था और अभी भी है। मेरे बच्चों के अंदर भी वही मैं इनकलकेट किया हूँ, ताकि वो भी गीता पढ़ रहे हैं और भगवत पुराण का अध्ययन भी करते हैं। तो मैं भागवत गीता वगैरह पढ़ता था। जब मेरे समय में मैट्रिक होता था और आईकम बीकम होता था, अभी जो 10+2+3 होता था वो है ही 15 साल, लेकिन किस तरह का बढ़ जाता है वो देखना पड़ता है। तो हमारे टाइम में 11वां क्लास होता था, 11वां के बाद 12-13 जो होता था आईकम, फिर 14-15 जो होता था वो बीकम होता था। तो मैट्रिक का टाइम में मेरा संस्कृत 100 मार्क्स का था, 3rd लैंग्वेज। दूसरी बात है, हिंदी तो हम जब दिल्ली में रहना लगा तो हिंदी पढ़ता ही था और लोगों के साथ हिंदी बात करता था। वहाँ पर जो हिंदी था, आइयो जाइयो बैठियो, इस तरह का बात, 2 कप चाय लाई रही, इस तरह का होता था बात। तो उस बीच में मैं कहीं ना कहीं शुद्धता ढूंढता था कि एक्चुअल हिंदी क्या है। तो जब नाट्य में आया, वहाँ पर अपना जो राष्ट्रीय नाट्य महाविद्यालय और NST, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इस सब में मैं जब उन लोगों के साथ मिला तो मेरा जो अशुद्धता था उसको लोगों ने चेक किए। जितेंद्र जी, आपका यहाँ पर गलत हो रहा है, आप ठीक से बोलो, देश बोलो। मैं देश बोलता था, तो जब भी मैं देश बोलता था वो कोई ना कोई चेक कर देश, तो वही श का जो आया, तो उसके बाद वो धीरे धीरे मेरे अंदर भी जमते गया। फिर दूसरी बात होती है शब्द। आपके अंदर शब्द कब आएगा? जब आप सोचेंगे, अध्ययन करेंगे। जब एक हम पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं तो पर्यायवाची में जैसे एक पक्षी है, खग भी उसको बोलते हैं, विहंग भी उसको बोलते हैं। तो इस तरह का शब्द का माला मिल जाता है। तो आप जितना अध्ययन करेंगे आपका शब्दकोश उतना विस्तार होते चला जाएगा। तो उस तरह का शब्दकोश मिला। फिर आप लोगों जैसे बड़े बड़े लोगों से बात करने के लिए मौका मिला,
तब जब आपसे बात हुआ तो साहित्य में होता है, और साहित्य ही हम लोगों का बैकबोन है। तो उसी के ऊपर नाट्य हो, कविता हो, उपन्यास हो, जो कुछ भी हो वो साहित्य हो, भले इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, तेलुगु हो, तमिल हो, किसी का भी हो। साहित्य जो है वो उसका मेन है, वो मेरी होता है। तो वहीं से ही शुरू होता है, आपका इसका इर्द गिर्द आप घूमेंगे। तो जब आपका साहित्य स्ट्रांग हो गया तो आपका रचनात्मक हो जाएंगे आप, फिर अपना रचना शुरू करेंगे। जैसे मैं कविता भी लिखता हूँ, नाट्य भी लिखता हूँ, उड़िया में कुछ छोटा छोटा स्टोरी लिखता हूँ। तो छोटी छोटी स्टोरी लिखने के टाइम में कभी हम सोचते हैं कि कुछ क्रिएटिव स्टोरी, आम जनता नहीं कि सुबह था, पेड़ में कौवा बैठा हुआ था, ये हुआ, इस तरह का नहीं, कुछ उसका अंदर होना चाहिए। जैसे आज की मेरा नाटक है, आज का जो संस्कृत नाट्य है जाति जीवनम। ये जाति जीवनम क्या है? ये पंडित गोविंद चंद्र मिश्र, जिसका उम्र अभी 97 ईयर है, वो अभी भी जीवित हैं। मैं उनको लेकिन आ नहीं पाया क्योंकि इतना वृद्ध हैं कि उनको लेके आना मुश्किल था। वो काफ़ी दिन पहले लिखे हुए थे। उस समय में ये कथा है जस्ट द्वापर का अंत, कलियुग का प्रारंभ। उस समय में राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने काट लिया था। किसी मुनि का पुत्र ने उनको अभिशाप दिया था, तो उन्होंने तक्षक दंशन कर दिया था। परीक्षित महाराज का पुत्र जन्मजय, जब जन्मजय ने ये बात सुना तो उनको क्रोध हो गया। तो बोले कि मैं पूरा सर्पकुल को ध्वंस कर दूंगा। तो ठीक है, ये तो होता ही है, कभी कोई मतलब बड़े आदमी गुस्सा आता है तो करेगा ही करेगा, राजा है आफ्टर। तो इस समय में जो वासुकी, जो कि नाग मतलब सर्पकुल का जो राजा है, जिसके ऊपर आप ये धरित्री टिका हुआ है, वो चिंतित हो गए कि अपना जाति को कैसे बचाओ। इसी परेशानी के समय में वासुकी की बहन अस्तिक, जो अस्तिका उनका बहन है, वो भी नागकन्या है। तो उनको पता था, वो भी काफ़ी मतलब उस समय में तो बड़े तपी ध्यानी ज्ञानी होते थे। उनको पता था एक ऋषि है जरत्कारु, जिन्होंने उनके साथ वो अगर शादी करते हैं, विवाह करते हैं, उन दोनों का मिलन से जो पुत्र जन्म होगा वो जन्मजय का गुरु बनेगा। तो ये सोच के जब उन्होंने प्रस्ताव मन में सोचते हैं, तो इसी समय में जरत्कारु ऋषि की पिताजी मतलब पितर, जो कि स्वर्गवास हो गया था, वो आके शरीर बोलते हैं कि उनको कि बेटा तुम ऐसे जो ध्यान तपस्या में लगे हो तो हमारा पूरा वंश नाश हो जाएगा। तो उन्होंने कंडीशन रखते, जरत्कारु कंडीशन रखते, मैं किसी का पास जाऊंगा नहीं कन्या लाने के लिए, मेरा नाम का होना चाहिए। तीसरी बात, मैं बिना खाए जीता हूँ पवन आहार करके, तो इस तरह का पवन आहार बलि होना चाहिए। तो इस तरह का 3-4 कंडीशन जो कि मिलेगा नहीं। देखिए मेरा नाम चित्रंजन, चित्रंजन का नाम में कोई लड़की मिलेगी क्या? आपके समय में मिलना दूर है, लेकिन उस समय में ये कंडीशन रख दिए तो सोचा कि मिलेगा नहीं। लेकिन जो अस्तिका जो है वासुकी का बहन, उसका एक दूसरा नाम था जरत्कारु, तो वो उसका फायदा ले लिया। दूसरी चीज है कि जो सर्प कुल है वो पवन आहारी हम सुने हैं, वो हवा में जी लेते हैं। तीसरी बात उन्होंने जो बोलते हैं मैं नहीं जाऊंगा, तो उन्होंने खुद आ गए उनके पास, उनका भाई वासुकी को लेके आ गए, बोले कि दारा ग्रहण करो, पति रूप में मैं आपको ग्रहण करती हूँ। तो इस तरह का उनका विवाह होता है। विवाह को होने के बाद क्या होता है, पुत्र संतान जो जन्म होता है वो जन्मजय के गुरु बन जाते हैं। तो नाग जाति को ये मिल जाता है, राहत मिल जाता है। ये चीज आज के समय में कहाँ है कि हमारे कुल के लिए, हमारे जात के लिए हम क्या कर रहे हैं? अगर मैं देखता हूं कि आपको कोई मार रहा है तो मैं धीरे से वहां खसक लेता हूं, कहीं मेरे ऊपर ना पड़ जाए। मैं मनुष्यता अगर होता तो मैं वहां जाके खड़े हो जाऊंगा, भले 2 लात मेरे को भी पड़े, लेकिन मैं आपके साथ रहूंगा। इसी तरह अगर मैं जाऊंगा नहीं, कोई रिलीजन के ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे घर में भी ये चीज़ें हैं। मैं अपने भाई को पराया सोचता हूँ, दूसरे का भाई को ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो यही चीज़ के लिए ये आज के लिए संवाद है, एक मैसेज है कि अगर हमारे बचपन में हम कहावत था उड़ीसा में, अगर लड़ाई करना है तो साथ में भाई होना चाहिए, अगर दूध पीना है तो घर में गाय होना चाहिए।
तो आज ना घर में गाय है ना पास में भाई है। एक संक्षिप्त उत्तर मैं चाहूँगी, जैसा आपने कहा कि आप जब दिल्ली गए तो दिल्ली में आपने हिंदी में लोगों से बात की। आमतौर पर हम देखते हैं कि अगर हम किसी शहर हमारे उस स्टेट के बाहर जा रहे हैं और वहाँ हमारी मातृभाषा नहीं है तो लोग अंग्रेजी को माध्यम बनाते हैं, आपने हिंदी का सिलेक्शन किया। वेरी गुड, इट इज़ ए वेरी नाइस क्वेश्चन एंड वेरी स्ट्रेटली। आपने शुरू से बोल चुके हैं मैं इंडस्ट्रियल टाउन से पढ़ा हूँ। जो राउरकेला स्टील प्लांट है वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उत्तर से जम्मू कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में आसाम से पश्चिम में गुजरात तक, जर्मन जापान रशिया हर तरह का लोग वहाँ पर हैं, अभी भी हैं। जर्मनी क्लब है वहाँ पर। तो इस तरह का वहाँ पर सिविलाइजेशन जो है वो दैट इज़ ए कस्मोपॉलिटन टाइप ऑफ सिटी, जो कि वहाँ पर हर भाषा चलता है, हर जो बहुत उत्सव होता है, सबके उत्सव मनाया जाता है। वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, जिस संस्था की कल्चर का भी हो, सब मनाया जाता है। तो इसलिए वहाँ पर हिंदी में ही हमने शुरू से ही वहाँ पर हिंदी का हमारा जो बीज बो लिए थे हम लोगों ने घर से ही। क्योंकि मेरे 2 घर छोड़ के जो था वो कोई बिहारी थे या कोई यूपी के थे, तो वहीं से शुरू हो गया था हिंदी। फिर मेरे स्कूल का पढ़ाई के टाइम में हमारा 50 मार्क का हिंदी होता था, बिसाइड्स उड़िया संस्कृत हमारा 50 मार्क्स का हिंदी भी होता था। दूसरी बात, मैं उसके बाद जब बीकॉम कंप्लीट किया राउरकेला में, मैं गया आपका पटना बिहार, वहाँ पर मैंने मैनेजमेंट किया। तो वहाँ भी हिंदी, लेकिन वहाँ का हिंदी दूसरी तरह का है। अरे ओ बबुआ कहाँ जाओ था रे, इस तरह का वहाँ का भाषा चली। तो वहाँ पर भी हमने कुछ सीखे, कुछ गाली गलौज दिए, कुछ सुने, कुछ अच्छी बातें भी सुने, क्योंकि वहाँ का जो भोजपुरी भाषा है कितना मधुर है। अरे ओ बबुआ का करो थो रे, इतना मधुर है। जब होली खेलते हैं तो वहाँ का जो मधुरता है, होरी खेले रघुबीरा, तो इस तरह का जो अवधी भाषा है। लखनऊ में मैं जब कुछ दिन था, क्योंकि मैं जब जॉब किया AK सॉफ्टवेयर लिमिटेड, दैट इज ए सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी बेसिकली, एंड आई वाज द सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट। तो इसीलिए मेरा जो एरिया था यूपी और नेपाल बिहार का कुछ हिस्सा। तो AK सॉफ्टवेयर लिमिटेड जो दिल्ली में एक सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी है, कुछ IIT वालों ने मिलकर उसको शुरू किए थे। बहुत ही दमदार सॉफ्टवेयर था उस समय में, हम उत्तर भारत में छा गए थे और पूरे नेपाल में भी मेरा काम किया हुआ है। तो उस समय में जितना भी शुगर इंडस्ट्रीज था, यूजुअली शुगर इंडस्ट्री जो है पूरा गांव में, देहात में, मतलब अंदर जाके होता है रूरल एरिया में, तो वहाँ पर भी हम जाते थे, वहीं ठहरते थे। 15-15 दिन, महीना ठहर जाते थे, क्योंकि जब इम्प्लीमेंटेशन होता था सॉफ्टवेयर का, उस समय में समय लगता था। मेरे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर सब रहते थे, उनका देखभाल करना, कम्युनिकेशन, वो सब करने के लिए मेरे को भी रहना पड़ता था। तो उस समय में क्या होता था, वहाँ का बोली भी सीख लेते थे, वहाँ का कल्चर भी सीख लेते थे। इस तरह करके जब सॉफ्टवेयर में हमने काम किए तो हमने देखा कि एक चीज़ है कि वहाँ पर भी हर तरह के लोग काम करते थे, साउथ इंडियन भी काफ़ी थे। तो इंटर रिलेशनशिप जो था वो बढ़ते चला गया। तो वहाँ भी मेरे को हिंदी सीखने के लिए मौका मिल गया, और दूसरे भाषा जो है उसको भी हमको सीखने के लिए मौका मिल गया। इसी तरह, और सबसे बड़ा चीज़ है तृष्णा होना चाहिए। आपके अंदर अगर तृष्णा है तो आप सब कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, तृष्णा होनी चाहिए। और मैं फिर जानना चाहूँगी कि जैसे आप निर्देशक भी हैं, अभिनेता भी हैं, है ना, नाट्यकार भी हैं, आपका भी हूँ। सोलो नाट्य है भीष्म एक आत्ममंथन, ये विचार आपके मन में कैसे आया कि ये सोलो प्ले करना चाहिए मुझे? हाँ, ये गुड क्वेश्चन। सोलो प्ले मैं दिल्ली से ही शुरू कर लिया था। जब मैं नाम लेना जरूर पसंद करूँगा, और मैं दिल्ली में उनको पहला गुरु माना था, सुमन कुमार जी, जो अभी भी संगीत नाटक एकेडमी में डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं, नाट्य ड्रामाटिक। तो उन्होंने मेरे को मौका दिए थे, ब्रेक दिए थे। उनका एक सोल रचित एकांकिका था, खारू का खरा किस्सा। उसको संजय श्रीवास्तव, जो कि प्रसिद्ध NSDN हैं, उन्होंने वहाँ पर किए थे। तो मैं उनसे भी अनुमति ले लिया था कि गुरुजी मैं भी इसको सोलो करना चाहता हूँ। तो ये मेरे को आनंद दिया था जब मैं उसको उड़ीसा में किया था फर्स्ट टाइम, और उसको फिर उड़िया में कन्वर्ट करके, ट्रांसलेट करके उड़िया में भी किया। उसके बाद से मेरे मन में एक आया कि हमेशा सोलो प्ले एक रखूँगा साथ में। तो जयदेव श्री गीत गोविंद जो है वो भी मेरा एकक नाटक है,
उसमें 11 चरित्र हैं। जयदेव जी का बचपन, जो बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक, उस बीच में जो जो दूसरे चरित्र उनके अंदर आगमन हुए हैं, जैसे कि महाराजा उस समय में जो गजपति, राजा गजपति पुरी के थे, उनका जो जिनसे वो विवाह किए थे, पद्मावती, उनका चरित्र, जो वहाँ का हमारे जगन्नाथ धाम में जगन्नाथ मंदिर का जो पांडा होते हैं उनका शैली, फिर उसके अंदर जो लड़की, गांव की लड़कियां जब गुनगुनाते हुए अपने खेत में कुछ चुनते हैं, कुछ निकालते हैं, उस लड़की, छोटी सी लड़की का चरित्र, उसकी मम्मा, उसका माता जी का चरित्र, इस तरह 11 चरित्र था। वो अकेला में करता था, किसी में भी मैं अपना आवाज़ नहीं बदल रहा था, बस अभिनय बदल देता था। उस अभिनय से अगर देखिए आप नारी होते हुए, आज आप आइए प्लीज़ देखिए ज़रूर, उसमें 4 लड़कियां हैं, लड़के के रोल कर रहे हैं। तो जो है तो लड़की, लेकिन लड़के का चरित्र को कैसे निभा रहे हैं, उनके अंदर वो चीज़ मैं डालने के लिए प्रयास किया हूँ कि तुम अभी कुछ समय के लिए एक पुरुष बन जाओ, और दोनों का अंदर एक आपस में कहीं ना कहीं अंतरंगता सृष्टि होना चाहिए, जहाँ पर देना वाला और लेने वाला दोनों का अंदर एक जो क्या होता है इक्वेशन क्रिएट हो जाए, जहाँ पर सिमिलरिटी आ जाएगा, दोनों ले लेंगे, ये दे देगा वो ले लेगा। और ये निर्देशक का सबसे बड़ा काम है कि आपने जो सोचा है, आपने जो कानवास पेंटिंग किया है, क्योंकि निर्देशक कानवास पेंटिंग करता है, उस कानवास में किस चरित्र को कहाँ पर रखेगा, किस चरित्र को कहाँ पर उसका प्रवेश होगा, कहाँ पर प्रस्थान होगा, कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ निर्देशक के मस्तिष्क में रहता है। और उसको वो जब अपना चरित्र के माध्यम में, कलाकार के माध्यम में उसको चित्रण करता है, अभिनय का मंच में उसको उतार देता है, उस समय में अगर उनका अंदर जो भाव सृष्टि होता है, वो भाव अगर प्रवेश कर गया दर्शकों के हृदय में, और दर्शक ने भाव विवल होकर रो पड़े और हंस दिए या ताली मार दिए, वही हमारे लिए धन्य होता है। आपको कभी कठिनाई महसूस नहीं हुई, जैसे क्योंकि आप खुद भी कलाकार हैं, अभिनेता हैं और निर्देशक भी हैं, आप जब किसी दूसरे आर्टिस्ट को कोई रोल देते हैं, और कई बार होता है बहुत कठिनाई होती है कि पूरे भाव अपने अंदर से लाना, पूरे उत्पन्न करना, या जैसा आपने सोचा है वैसा का वैसा वे मंचन कर देते हैं, या कभी कठिनाई होती हो, नहीं कर पाते हो, एक सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाता है कि नहीं यार ये चीज़ नहीं आ पा रही है? ये तो बिल्कुल सत्य बात है कि कठिनाई इसको मैं नहीं कहूँगा, ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ होता है, सबके साथ होता है, क्योंकि हम जो सोचते हैं 100% होगा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, ट्रांसमिट करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे दे रहे हो। एक कहावत बंगाली में है, जिसको ठाकुर अनुकूल चंद्र जो देवघर वाले हैं, उन्होंने कहे थे, शिक्षकर नाई इष्ट टान किए जगाई वो छात्र परान। अगर शिक्षक के अंदर इष्ट का लिए भरोसा नहीं है, तो कभी छात्र के अंदर वो भाव सृष्टि नहीं कर सकता है, उसको कभी प्रेरणा दे नहीं सकता है वो, क्योंकि खुद जो टीचर है वो दुर्बल है, वो एक दुर्बल होकर दूसरा को कैसे सबल बनाएगा। तो इसीलिए ये चीज़ आपके अंदर पहले इनकलकेट करना पड़ेगा कि मैं खुद स्वस्थ रहूं, स्वस्थ रहूं, और खुद जो उसका पूरा ज्ञान हो, तभी जाके मैं किसी दूसरे को टैलेंट क्रिएट कर सकता हूँ। दूसरी बात है कि आप जब किसी के अंदर अभिनय क्रिएट करना चाहते हो, उसको चरित्र को समझाओ ठीक से। मैं आपको जैसे पहले बता रहा था कि भले उसका 28 इंच का सीना हो, लेकिन जब वो रावण के चरित्र में आएगा, आपने आप महसूस कर रहा है मेरे 56 इंच का सीना है। तो ये चीज़ उसके अंदर होना चाहिए। मेरे गुरुजी जो हैं डॉक्टर देवेंद्र पाठक, वो है तो दुबले पतले से, लेकिन वो जब यम पुरुष एक नाट्य है संस्कृत में जो जिसको लिखे हुए हैं बोधयन ने, भगवत अच्युकम, उसमें एक चरित्र है यम पुरुष। उस यम पुरुष के चरित्र में जब उतरते हैं, उनकी आवाज़, उनका आचार व्यवहार, वो देख के लगता है कि सच में यम पुरुष आए हुए हैं। तो ये चीज़ बहुत ही कठिन तो है, लेकिन ये डिपेंड करता है फिर आप किस तरह का दे रहे हो उसको, उसके अंदर डालना पड़ेगा, उसको इतना मोटिवेट करना पड़ेगा। और दूसरी बड़ी बात है कि कठिन तब होगा जब आपने उसको बिना प्रेम किए करेंगे। जब प्रेम होता है तो हर काम आसान होता है। अब प्रेम में हमेशा कठिनाई पहले होता है, बाद में सब कुछ आसान होता है। जो किया वही जानता है।
अच्छा, चूँकि आपने इतने सारे अपने शिष्यों को तैयार किया है आपके, और सभी का एक अलग अलग स्वभाव होता है। कुछ शिष्य होते हैं जिनका उत्साहवर्धन करना है, उन्होंने अपना 60% दिया, आपने आज उनकी तारीफ़ करी तो वो आगे अपना और 20% उसमें ऐड ऑन करेंगे। कुछ होते हैं जिन्हें डांटा कि नहीं अभी तुमने ये काम अपना ठीक से नहीं किया है, तो वो फिर प्रोत्साहित होते हैं कि नहीं अब मुझे आगे और अच्छा करके दिखाना है। क्या ये डिफरेंस भी आपको समझ में आ जाता है उतनी देर में कि हाँ मुझे किसको किस तरह से आगे बढ़ाना है, प्रोत्साहित करना है? निर्देशक को साइकोलॉजिस्ट बनना पड़ता है। जब मनस्तत्व को हम नहीं समझेंगे तो काम करना मुश्किल है। दूसरी बात है, ये एक अंदर की बात मैं बता रहा हूँ, हर काम अपने हाथ में मत रखा करो कि मैं ही लाइट करूँगा, मैं म्यूजिक करूँगा, मैं सब करूँगा। साथ में ऐसे एक बंदा को रखो या कोई मनुष्य को रखो साथ में। आप अगर पीट के मार के आए हो उसको, तो उसको सलाह, उसको आलिंगन के साथ उसको संभाल ले। क्योंकि ये होता है, आप जैसे एकदम सत्य प्रश्न ये रहा, अब ये आज की क्या बोलते हैं रियल प्रॉब्लम है। किसको डांटो तो भाग जाता है, वो भाग जाने के बाद मैं फिर कहाँ से ढूंढ के लाऊंगा दूसरा चरित्र, क्योंकि इसमें तो पैसा नहीं है ज़्यादा। आप जानते हैं कि नाट्य में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है। किसी को जो चरित्र को पेमेंट करने के लिए भी उड़ीसा में प्रॉब्लम है, ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा। तो वो शौकीन कलाकार है जो यात्रा में करते हैं। हमारा जो एक होता है वहाँ पर यात्रा पार्टी में क्या होता है, उन्होंने आराम से पैसा लेते हैं, उनको मारो पीटो, जो जैसे बोलोगे वो वैसे करेंगे। लेकिन जो शौकीन कलाकार हैं, अमेट्योर्स हैं, उनके साथ आपको थोड़ा उनका मानसिक व्यवस्था को समझना पड़ेगा। दूसरी बात है, जब शुरुआत में ही मैं बोल देता हूँ कि मेरा क्या क्या बदगुण है, और जब उन लोगों ने मेरे साथ अटैच हो जाते हैं, वो जानते हैं कि गुरुजी गुस्सा किए हैं थोड़ी देर के लिए, और मैं उनका पर्सनल लाइफ में कभी इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। वो पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मैं कभी कोई भी चर्चा नहीं होता है। नाट्य के अंदर, मेरा निर्देशन के अंदर, मेरा चरित्र के अंदर अगर कुछ होता है तो मैं उसमें इंटरफेयर करता हूँ। और दूसरी बात है कि बच्चों को जब एक बार समझाते हो ना, होता है, ज़रूरत होता है, क्योंकि बच्चे हैं, काम मेरा है ना, मैं सीरियस हूँ, वो ज़्यादा सीरियस नहीं रहते हैं, तो उनको सीरियस करवाना पड़ता है। और ये चीज़ हमेशा बार बार उनको थोड़ा याद दिलाना पड़ेगा कि भाई सुधर जाओ, भाई ऐसे कर दो, भाई वैसे कर दो। कभी गुस्सा आ जाता है, कभी गुस्सा को अंदर रखना पड़ता है, कभी कभी निकल जाता है। ये हकीकत है, ये सत्य है। अच्छा, जैसे आप किसी चरित्र को चुनते हैं, कई बार होता है कि ऑडिशन होते हैं, अपनी वर्कशॉप होती है, लेकिन कई बार होता है कि हम आम तौर पर, मतलब ऐसा हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं कि डायरेक्टर है, उन्होंने कोई एक कैरेक्टर देखा और उन्हें ऐसा लगा कि नहीं यार जो मैं कैरेक्टर सोच रहा हूँ वो ये एक रॉ मटेरियल है, लेकिन ये इस पे फिट जाएगा, ये बिल्कुल उस चरित्र पे सही खा जाएगा। हाँ, तो कभी ऐसा कोई अनुभव आपका रहा? मेरा साथ हमेशा वही होता है। मेरे पास जो बच्चे आते हैं मैं उनको तैयार करता हूँ। मैडम एक चीज़ है, आप बताइए, आप देखे हैं शकुनी को? शकुनी का कौन सी पैर जो ये था जिसमें आघात हुआ था, जिसके कारण वो लंगड़ा के चलता था? नहीं देखे ना। शकुनी का हाइट कितना था, ये सब हम नहीं जानते। हमने एक मानसिक चित्र बनाए हुए हैं कि शकुनी ऐसे होगा। अभी जो मेरा मंथन अपराजय भीष्म, मैं उसको मंचन किया, उसमें जो जैसे भी बच्चे आए थे उन्हीं में से मैं सबको निकाला। उनको 15-20 दिन तक मैं उनको तैयार किया। जैसे आपने बोला मिट्टी, वो पानी वाला जो मतलब कुम्हार का जो मिट्टी है उस तरह का थे, तो उनके अंदर मैं क्रिएट किया। तो उसमें से मैं देखा कि कौन थोड़ा सा अड़ के रह सकता है, कौन झुकता है, कौन किस तरह का चरित्र होगा। उसमें मेरा एक सीन दिखाया था कि बिना छुए द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, तो लड़की भी खुद बोले सारे ऐसे कैसे होगा? मैं बोला होगा, देखना। जब ये सीन मंच के ऊपर पूरे ऑडियंस के सामने हुआ, इतना तालियां गूंजी, वो लड़की रो पड़ी। बोले सर मैं कभी, मैं बोला माइम हम किस लिए करते हैं, जो मुख अभिनय। तो मैं उस तरह का उसको बोला कि बस अपने बाल पकड़, खुद घिसट के आ जा, वहाँ पर आके पहुँच के अपना तुम सोचो कि तुमको कोई खींच रहा है, तुम्हारा वस्त्र खींच रहा है,
तुम देखो सामने दुशासन है, उस दुशासन का अनुभव करो, वो तुमको ऐसे ऐसे खींच रहा है, तुम उसके साइड जा रहे हो, फिर तुमको अपने बचाव कर रहे हो, कैसे बचाव कर रहे हो, फिर लास्ट में कैसे सखा बोलते हो, सखा, ये चीज को तुम लाओ। उसने किया। अभी जब ये जो मेरा ऋषि बने हुए हैं, जो राजपुरोहित बने हैं, ये सब लड़कियां हैं। तो ये जब लड़के बन रहे हैं, ये तो कभी सोचे भी नहीं होंगे कि हमने नाट्य में करेंगे। इस बार मेरे को जैसे बोल रही है हम महाकालेश्वर, मैं जब फर्स्ट बोला कि मेरा एक ग्रुप का, क्योंकि काल जिसका नाटक था वो भी मेरे पास काफ़ी सारे 5 नाटक में काम किए थे, उनका जो निर्देशक थे, तो अच्छा बच्चे हैं, क्रिएटिविटी है, सृजनशील है। तो ये बच्चे बोले कि सर हमने कभी सोचे नहीं थे कि महाकालेश्वर हम आ पाएंगे ऐसे, और इतना मौज करके साथ विक्रमादित्य का जो पीठ है, महाकालेश्वर का पीठ है, ये बहुत आनंदित है। तो उस लड़कियों ने कभी सोचे नहीं थे, लेकिन मैं उनके अंदर डालते क्या, तुम लड़का हो, तुम लड़का हो, लड़का हो। ये नहीं कि मैं जेंडर चेंज करा रहा हूँ, लेकिन मानसिकता कुछ क्षण के लिए उस मानसिकता को मैं ले आता हूँ कि तुम ऋषि हो। कुछ कामशास्त्र का मैं वहां पर विजन दिखाया हूँ, कुछ पिक्चर्स मतलब पोस्टर्स दिखाया हूँ, क्योंकि तभी तो जाके उनका मिलन होगा, तब जाके फिर उनका जो पुत्र होगा वो जन्म जी का गुरु होंगे, फिर नागवंश बचेगा। तो नाट्य शास्त्र में चुंबन, शयन, ये सब चीज़ बारण है, मना है। तो हमने डायरेक्टली कुछ नहीं दिखाएंगे, लेकिन अभिनय तो दिखा सकते हैं कुछ कुछ। तो उस चीज़ को मैंने दिखाया हूँ। आप आइए, आज शाम को देखिए, बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही एक अद्भुत चीज़ है। ये बच्चे जो कर रहे हैं बहुत कुछ मेच्योर्ड एक्टर नहीं है, ये इनका तीसरी नाटक है। मैं खुलेआम कहना चाहूँगा कि ये बच्चों के अंदर गुण है, उनको मौका मिलना चाहिए। तो इसी तरह हमने चरित्र के अंदर वो डालते हैं, उनको वही अनुभव दिलाते हैं कि भाई तुम ऐसे करो, बनो, ऐसे करो। ये चीज़ जब अनुभव में आ जाता है, उनका भावना के अंदर आ जाता है, फिर वो जम जाता है उनके अंदर। वो कुछ क्षण के लिए, कुछ देर के लिए वो बन जाते हैं। वही एक बार मेकअप लेने के बाद वो और नहीं सोचेगा कि मैं लड़की हूँ, मेरा शरीर का कौन सी अंग में क्या है, वो नहीं समझ पाएगा। उतना मोहित होना पड़ेगा उसको, और उतना मोहित हम करते हैं। आज के इस दौर में जहां युवा पीढ़ी रंगमंच से बहुत दूर है, उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी की द्वारा ये की गई पहल, सम्राट विक्रमादित्य पर आधारित विक्रमोत्सव, जब आप यहाँ आए तो आपको ये सारा दृश्य देखकर क्या लगा कि ये युवा पीढ़ी के लिए किस तरह सहायक है? पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा प्रणाम। ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि जब संस्कृति नहीं बचेगा ना, फिर संस्कार भी लोप पा जाएगा। ये एक उत्तम पदक्षेप है और ये होना जरूरी है। ये बिल्कुल शोभनीय है और ये स्वागत योग्य है। उनको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। दूसरी बात है, युवा पीढ़ी की बात करते हैं। युवा पीढ़ी भले ही आज के समय में कुछ पाश्चात्य के ढल रहे हैं, फिर भी कुछ परसेंटेज हैं, कुछ ऐसे प्रतिशत हैं जो कि हमारा भारतीय के साथ, भारतीय संस्कृति संस्कार के साथ अभी भी टिके हुए हैं। भले हमारे घर में आज शादी के टाइम में वो मेहंदी हल्दी नहीं था, जहाँ पर वहाँ भी हल्दी मेहंदी चल रहा है, लेकिन उस साथ में जो ब्राह्मण का उच्चारण होता है मंत्रों का, वो मंत्र का आवश्यकता है। तो ये जो हमारा बुनियाद है उसको कोई नहीं मिटा सकता है। और ये जो विक्रमा महोत्सव हो रहा है, विक्रमादित्य का जो महोत्सव है, हमें याद दिलाना पड़ेगा युवा पीढ़ी को कि हमारा इतिहास जो है वीरों का इतिहास है, हमारा इतिहास है जो त्याग का इतिहास है, हमारा इतिहास जो है बड़ों बड़ों के मतलब विद्वानों का इतिहास है। कालिदास यहीं के हैं। उन्होंने, मैं जहाँ पढ़ा हूँ और सुना हूँ कि उन्होंने जब मेघ का वर्णन करते थे तो स्वयं बादल आके बरस जाते थे। उनका वो ये बन गया था, जो लेके जाता है वार्ताभा बन गया था कि उनका प्रेमिका के पास लेके वार्ता पहुंचा दिया। जब यहाँ पर तानसेन अपना राग छेड़ते थे तो दिया जल जाता था, बारिश हो जाता था, पता नहीं क्या क्या होता था। तो ये भारत भूखंड जो आर्यावर्त
ये इतना छोटी चीज़ नहीं है। ये आर्यवर्त तब भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। यहाँ जैसे समुद्र में कितना नदियाँ आके मिलते हैं और कितना बीच में सूख जाते हैं, कितना निकल जाते हैं, लेकिन समुद्र का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये आर्यवर्त का कभी कुछ नहीं होगा। ये कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, ये लगे रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं हमारे युवाओं के लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। एज अ सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट आप काम करते थे, जॉब करते थे, लेकिन आपने कला क्षेत्र को, रंगमंच को चुना अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए, सनातन के संरक्षण के लिए। मैं तो एक चीज़ कहूँगा यहाँ पर कि जब भी हम कला को चुनते हैं, जिस कला को चुनते हैं, उस कला के अंदर निमग्न हो जाओ, पहली बात। दूसरी बात, उसके अंदर आप एक गवेषक बन जाओ, अन्वेषण करो। ये नहीं कि मैं देख लिया, एक नाटक देख लिया, दूसरा सिनेमा देख लिया, उससे चुरा लिया और मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा। ये नहीं होना चाहिए। आपको चरित्र को हजम करना पड़ेगा, विषय वस्तु को हजम करना पड़ेगा। उसके अंदर आप क्या डाल सकते हो, आज की पीढ़ी के साथ, आज के कंटेम्पररी समय के साथ आपने आप क्या नया सृजन कर सकते हैं, ये सबको मिला के आप अगर कुछ दे पाएंगे, कुछ, मुझे पता है ये बात अपनी सत्य है कि जो नाटक विभाग में थोड़ा पैसा की कमी होता है, तो जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है कभी। तो फिर भी अगर हम करते हैं तो मैं, देखिए, जब भी इसमें आया, मैं उसका अनुसंधान चला रखा हूँ, अनुसंधान जारी है। और ये एक दिन की नहीं है, ये हो सकता है जब तक मेरा आँख खुला है, जब तक मेरा सांस चल रहा है, तब तक चलते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय तु नाटकम, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।